नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट फिजिक्स बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर इस चैनल को विजिट किया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और इस चैनल में जो वीडियोस है या लेक्चर्स है उनको शेयर कीजिए, ताकि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लिया गया है इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, कैसी चली आपकी नीट की प्रिपरेशंस? आई होप यू आर डूइंग बेस्ट। ठीक है, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास जो है वो एक बेसिक क्लास होने वाली है। इस क्लास का फायदा क्या है कि आप जब भी सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो ये क्लास जो है, इस क्लास में जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे वो आपको हेल्प करेंगे आपकी सेल्फ स्टडी में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आने वाले लेक्चर्स है उनकी जो फाउंडेशन है उनको भी ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इस लेक्चर को आई होप यू विल एंजॉय, आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे बिल्कुल बेसिक से चलते दोस्तों हम। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो वो सपोज को आयरन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? आयरन का ऑब्जेक्ट है। और ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो यू कैन से वायर है एल्यूमिनियम की। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किससे बना है? आयरन से, फेरस से बना है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज करो ये एक ब्लॉक ही मान लो, ये ब्लॉक है। ठीक है, और किससे बना? ये ब्लॉक आयरन से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो वायर है वो किससे बनी है? एल्यूमिनियम से। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों सब्सटेंसेस है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो सब्सटेंस है वो किससे बना है? आयरन से बना है। तो आयरन जो है वो क्या है यहां पे? एलिमेंट। आयरन क्या है यहां पे? एलिमेंट। उसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस था क्या थी? वायर थी। अब ये वायर किससे बनी है? एल्यूमिनियम से। किससे बनी है? एल्यूमिनियम से। तो यहां पे एलिमेंट कौन है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के एटम से बनता है। समझ आई बात? क्या बोल रहा हूं मैं? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एक ही टाइप के एलिमेंट्स एटम से बनता है। जैसे ये फेरस या आयरन का जो एलिमेंट है वो आयरन के ही एटम से बना है, दूसरे टाइप का एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह ये जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है ये एल्यूमिनियम के ही एटम से बना है। आई समझ? ठीक है, अब बात करते हैं हम ये जो फेरस या आयरन का जो एलिमेंट है ये किससे बना है। तो ये जो आयरन का जो एलिमेंट है वो आयरन के एटम से बना है। उसी तरह एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम के एटम से बना है। अब लग रहा पता है एटम कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो होता है वो किसी ना किसी एलिमेंट से बनता है। अब वो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सब्सटेंस की जो प्यूरेस्ट फॉर्म है, यू कैन से, आप बोल सकते हो कि एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बनता है। जैसे फेरस या आयरन एलिमेंट जो है वो आयरन के ही एटम से बना है, दूसरा कोई एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह एल्यूमिनियम एलिमेंट जो है वो एल्यूमिनियम के ही एटम से बना है। आई समझ? ठीक है, ये अब देखो, अब एटम किससे बना है? तो आपको पता है एटम के दो पार्ट होते हैं। एक एटम का होता है न्यूक्लियस, एक एटम का होता है न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम के अंदर जब जाओगे तो एटम के अंदर आपको दो चीजें दिखेगी। एक सेंटर में न्यूक्लियस दिखेगा और उसके अराउंड जो है वो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ठीक है, लेकिन और जब डीप जाओगे, आप न्यूक्लियस के अंदर जाओगे, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको दो टाइप के
सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल और दिखेंगे। वो होंगे आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसी तरह सेम यहां पे भी एल्यूमिनियम का एटम होगा। एल्यूमिनियम के एटम में क्या होगा, वही एक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ठीक है, उसके न्यूक्लियस में भी क्या होगा, वही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब सिंपल वे में अब आपको समझ आई कि एटम्स या जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो किस लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, मेरा इस चीज को बताने का मकसद था कि आप नॉर्मल लाइफ में एटम या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जनरलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने कि कोई भी चीज जो होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, वो क्या होगा, किसी ना किसी एलिमेंट से बना हो। ठीक है, और वो जो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के एटम से बनता है। एक ही एटम नहीं होगा, एक ही टाइप के एटम होंगे। ठीक है, फेरस एलिमेंट में या आयरन के एलिमेंट में आयरन का एक ही एटम नहीं है, एक ही टाइप के बहुत ज्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, उसी तरह एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट है उसमें एक ही एल्यूमिनियम का एटम नहीं है, एल्यूमिनियम के कई जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर एटम की बात आती है तो किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस में देखा जाए तो वहां पे दो और एलिमेंट्री पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं आप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आई समझ। ठीक है, ये अब मैं यहां से समझाना क्या चाहता हूं, इस चीज को देखो, यहां से आप किसी भी एलिमेंट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसके एटॉमिक लेवल तक। ठीक है, या एटम, जैसे एल्यूमिनियम का एटम या फेरस का एटम जो होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां पे ये एलिमेंट अलग अलग है तो इनके एटम जो है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैं फेरस के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं, ठीक है, और एल्यूमिनियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं, तो क्या आप ये बता पाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है या ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है? नहीं, क्योंकि यहां पे एटॉमिक लेवल से जब नीचे जाओगे आप तो वहां पे एक एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। यहां पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है और ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। उसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से भी आप किसी भी एलिमेंट के एटम का पता नहीं लगा सकते। एलिमेंट में सबसे छोटा देखा जाए तो आपको सबसे छोटा दिखेगा जो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगा, वो होगा उस एलिमेंट का एटम। तो यहां से एटम की डेफिनेशन बनी कि एटम जो होता है वो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। एलिमेंट छोटे से छोटा किस लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है, एटॉमिक लेवल पर, और एटॉमिक लेवल से बिलो जब जाएगा तो वो एटम जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहां पे सभी एटम के इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं, प्रोटॉन भी एक जैसे होते हैं, न्यूट्रॉन भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है सभी एटम में, या अलग अलग टाइप के एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। तो यहां से एक एलिमेंट की डेफिनेशन कि एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के एटम से बनता है। और दूसरी डेफिनेशन एटम, एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है जहां पे एटम जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करके रखता है, तो वो है आपके पास एटम। आई समझ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये चीज आपको समझाई है। ठीक, ये अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि एटम का कंसेप्ट कहां से आया। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करेंगे हम जॉन डॉल्टन की, जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। तो सबसे पहले जॉन डॉल्टन ये बताते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दी थी सबसे पहले कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। कोई भी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में, एंड दूसरा बहुत का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। एक मैटर के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको जॉन डॉल्टन ने नाम दिया था एटम। क्या नाम दिया था? एटम। ठीक है, तो जॉन डॉल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर के अंदर जो बहुत बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनको उसने नाम दिया था एटम। आई समझ? ठीक है, उसके बाद आप देखो, बहुत एक कंसेप्ट है, उसने बोला कि एटम जो है इसको आप और ज्यादा जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इनडिविजिबल है एटम। इनडिविजिबल क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि देखो 1800 समथिंग, लगभग 1808 की बात है या क्या है, देख लेना। 1808 में उसने इस चीज को डिस्कवर करके बता दिया जो नेक्ड आईज से आपको नहीं दिखती थी, जो इन आंखों से आप एटम को नहीं देख पाते हो, वो अगर उसने 1808 में डिस्कवर कर दी, तो अब मुझे ये बताओ कि जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देती, क्या आप ये बता सकते हो कि वो चीज भी किसी ना किसी चीज से बनी होगी? ऑब्वियसली बात है, इम्पॉसिबल है उस टाइम पे इस चीज को इमेजिन करना कि जो चीज आपको दिखाई नहीं देती, जो इतनी छोटी है, वो भी किसी ना किसी चीज से बनी होगी। तो ये इमेजिन करना उस टाइम इम्पॉसिबल था। इसलिए जॉन डॉल्टन ने बोला कि ये जो एटम है ये इतना छोटा है कि इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, मतलब ये किसी चीज से नहीं बना है, ये सबसे फंडामेंटल है। तो ये बात है 1808 की, जब जॉन डॉल्टन ने एटम की खोज की थी, तो उसने बताया था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को और ज्यादा आप छोटी चीज में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये किसी चीज से नहीं बना, हर चीज जो है वो एटम से बनी है। तो ये था जॉन डॉल्टन के कंसेप्ट एटम के बारे में, कि हर चीज जो दुनिया की वो एटम से बनी है, और एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। अब सबसे छोटा पार्टिकल इट मींस फंडामेंटल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि एटम से हर चीज बनी है, एटम किसी चीज से नहीं बना है। ये था कंसेप्ट जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, जो उन्होंने 1808 में दिया था। ठीक, ये। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई, उसके बाद क्या होता है, जो आते आपके जे थॉमसन, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि जॉन डॉल्टन ने जो अपनी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जे थॉमसन ने क्या किया, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, और उसने पता लगाया कि एटम के अंदर भी एक और छोटा पार्टिकल पाया जाता है, जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? ये लगभग 1817 के आसपास हुआ, 1907 के आसपास की बात है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एग्जैक्ट नहीं पता। तो जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये लगभग 1897 के आसपास की बात है, जब जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। किसके अंदर? एटम के अंदर। अब देखो, अब जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जब जाओगे, तो उसने दो बातें बोली थी कि हर मैटर जो एटम से बना है, ठीक है,
तो ये बात तो आज भी सही है, हर मैटर के अंदर क्या है, एटम ही है। लेकिन दूसरी जो बात उन्होंने कही थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, वो बात आज सही नहीं है। और 1897 में जे थॉमसन ने भी इस चीज को, ठीक है, गलत साबित कर दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके बता दिया था। आई समझ, ठीक है। तो जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। अब इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन जो था वो था, अब इसको नाम दिया इसने सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों बोला, क्योंकि भाई एटम का छोटा पार्ट है ये, एटम के अंदर है ये, तो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। और इस पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था और ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। कहां पे पाया जाता है, एटम के अंदर, ठीक है। तो जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज करके बता दी, जिससे पूरी साइंस ही चेंज हो गई। जहां तक 1897 से पीछे तक क्या माना जाता था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को और ज्यादा आप तोड़ नहीं सकते उसके छोटे पार्ट्स में। लेकिन जे थॉमसन ने बता दिया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो उसने अभी इलेक्ट्रॉन को ही खोजा था, लेकिन आज हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। आई समझ, ठीक है। ये उसका नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन को आप बताना चाहोगे तो क्या बताओगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, या इसको आप फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हो, या इसको आप एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हो। सब एटॉमिक क्यों बोला आपने, क्योंकि ये एटम के अंदर है, एटम का पार्ट है ये, सब एटॉमिक, ठीक है। फंडामेंटल क्यों बोलोगे, फंडामेंटल क्यों बोलोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी से नहीं बना, जैसे एटम तो इलेक्ट्रॉन से बना, तो लेकिन अब एटम फंडामेंटल नहीं बचा। जो जॉन डॉल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटा, ये फंडामेंटल है, नहीं, अब एटम इज नॉट ए फंडामेंटल, क्योंकि एटम भी किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, या एटम के अंदर भी और उससे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो फंडामेंटल अगर बता, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल क्यों है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं बना, ये इनडिविजिबल है, इससे छोटा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं है, तभी इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, ठीक है। एलिमेंट्री वर्ड क्यों यूज करोगे, एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट के अंदर जब और ज्यादा डीप जाओगे तो सबसे छोटा आपको इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी चीज से नहीं बना, इलेक्ट्रॉन से बाकी चीजें बनी है। तो इलेक्ट्रॉन को आप एलिमेंट्री भी बोल सकते हो, फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हो। अब क्या इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल है, या सब एटॉमिक है, या एलिमेंट्री है, नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। प्रोटॉन भी सब एटॉमिक है, फंडामेंटल है, एलिमेंट्री है। न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक है, फंडामेंटल है एंड एलिमेंट्री है। सब एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर पाया जाता है, फंडामेंटल का मतलब ये अपने आप में इनडिविजिबल है, ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ये किसी चीज से नहीं बना, दैट इज फंडामेंटल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी चीज से नहीं बने, इनसे बाकी चीजें बनी है, इनसे एटम बना है, तो दैट इज वाई फंडामेंटल। एलिमेंट्री, एलिमेंट में सबसे छोटा पार्टिकल देखोगे आप तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलेंगे, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल भी इनको नाम दिया जाता है। और ठीक है दोस्तों, आई समझ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब एटम की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो एक साइंटिस्ट को तो जाएगा नहीं। स्टार्टिंग की थी किसने, जॉन डॉल्टन ने, उसके बाद कहां पे पहुंचे, जे थॉमसन ने 1897 में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन की खोज जब कर दी इसने, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक या फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। अब होता कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q का मतलब चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है आपने। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, कैसा मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, तो कितना मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना आपने कि कितना है, तो दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो माइनस साइन है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बता रहा है, याद रखना है। ये माइनस, इस माइनस का मतलब क्या है कि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है ये, और ये जो माइनस है वो उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि इतना छोटा चार्ज है, इतना कम चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कूलम में मेजर करते थे, याद रखना। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, ये बाकी फेराड भी आएगा, बाकी वो अलग अलग। ठीक है, ये आई समझ। तो अब और मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये वैल्यूज याद रखनी है, जब भी पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे तो इन वैल्यूज का यूज करके आप उनका आंसर जो वो निकालोगे। तो ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी नहीं होती है, आपको याद रखनी पड़नी है। आई समझ, ठीक है ये। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक या फंडामेंटल या एलिमेंट्री, कुछ भी बोल सकते हो, जो एटम के अंदर पाया जाता है। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास को kg में मापा जाता है। आई समझ, ठीक है ये। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। ठीक है, अब कंसेप्ट आया, देखो जो इलेक्ट्रॉन का, एटम का जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था वो जे थॉमसन ने दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, जबकि डिस्कवर किया था जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन ने जब एटम को डिस्कवर किया तो उसने एटम का स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया, जबकि जे थॉमसन ने जो वो पहला एटम का स्ट्रक्चर दिया या मॉडल ऑफ एटम दिया। तो रीजन क्या है, जब जे थॉमसन ने, सॉरी जॉन डॉल्टन ने एटम की डिस्कवरी की थी तो उस टाइम उसने क्या बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, कि एटम इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। इट मींस एटम इनडिविजिबल है, एटम को आप और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। इट मींस एटम अपने आप में बेसिक है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जिस चीज के अंदर कुछ नहीं होगा उसका स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो यही रीजन था कि जॉन डॉल्टन ने एटम की खोज तो की थी, लेकिन उसने एटम का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एटम इनडिविजिबल था, एटम के अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता। जब एटम के अंदर कुछ भी नहीं पाया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा फिर, तो तभी उसने एटम का स्ट्रक्चर नहीं दिया था। लेकिन जे थॉमसन ने जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को खोजा एटम के अंदर, तो उसने बोला कि यार मैंने इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर कर दिया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एटम में कहां पे होगा, उस चीज को बताने के लिए उसने फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया था, जिसका नाम था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ये। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में उसने क्या बोला था कि एटम जो है वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो मैंने डिस्कवर किए हैं वो कहां पे है, वो इसके बीच में एम्बेडेड है, बीच में फंसे हुए हैं।
प्लम बडिंग मॉडल बोलते हैं इसको। जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके बीज फंसे होते हैं ना सेंटर में, उसी तरह वो होता है कि इलेक्ट्रॉन भी बीच में एम्बेडेड है, एम्बेडेड बीच में फंसे हुए है। तो उसने इस टाइप का मॉडल दिया था। दिस इज व्हाट जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्या बोला था उसने? एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर माना था। ठीक है, और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे एम्बेडेड किया था, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीच में बीज फंसे होते ना, उस तरह से ये। लेकिन अब देखो इस स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि ये स्टेबल होगा। ठीक है, एटम तो एग्जिस्ट करता है, एटम स्टेबल है तभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन दिस मॉडल ऑफ एटम जो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? सरफेस के ऊपर। तो ये मॉडल तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये अनस्टेबल निकला। ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये अनस्टेबल था, लेकिन एटम जिसको ये बता रहा है वो कैसा है? स्टेबल है। तो ये क्या हुआ? फेल हो गया। तो दिस मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो इसी वजह से ये जो मॉडल था जे थॉमसन का ये फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आई समझ? ये अब आपके दिमाग में एक चीज चली होगी कि ये चलो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से आ गया, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पेयर क्यों माना था? लगाओ दिमाग। एटम तो डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट भी आ गया हुआ है। जब एटम को देखा गया तो एटम के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता। एटम जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये तो जे थॉमसन को भी पता था कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैंने एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन एटम पे तो कोई भी चार्ज नहीं है। तो उस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए उसने बोल दिया कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ताकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मेरे जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खोजे गए हैं उनके नेगेटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर सके, जिससे एटम के ऊपर जो है वो जीरो चार्ज आए या एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाए। ठीक है, तो चार्ज का तो पता था कि दो टाइप के चार्ज है, उस टाइम पता था नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो आ गया है, अगर देखो वो बोलता कि स्पेयर है और बीच में इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर वो देता तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आना था, क्योंकि इसके अंदर क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस चीज को उसने ओवरकम करने के लिए बोला कि एटम पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो होगा उसको ये नेगेटिव चार्ज जो कैंसिल कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो तभी उसने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, ताकि इस स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके द्वारा खोजे गए इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को नलिफाई कर सके। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या होता है? अब ये जो मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया तो नेक्स्ट आता है आपके पास ई रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, याद रखना है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? एटम का मॉडल दिया, जिसको आपने नाम दिया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
अब और क्या मिला इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय जो है वो किसको जाता है? रदरफोर्ड को। ठीक है, और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो थी वो भी रदरफोर्ड के क्रेडिट में जाएगी। तो प्रोटॉन को भी खोजा इसने और न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। ठीक है, तो याद रखना है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? 1911 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और 1917 में इसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। आई समझ? ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो किसको जाता है? रदरफोर्ड को। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो क्यों किया था उसने? मॉडल ऑफ एटम बताने के लिए या एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये अब देखो, अब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, वहां से उसने क्या किया, क्या चीजें ऑब्जर्व की? उसने बोला कि एटम, ये देखो ये चैप्टर में आएगा तो कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखो हुआ क्या। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसने पता लगाया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी, कि एटम के अंदर ज्यादातर भाग जो है वो खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी, अभी वही है, ज्यादातर भाग जो एटम का वो खाली है। ठीक है, एम्प्टी है। फिर उसने दूसरा क्या ऑब्जर्व किया इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि एटम के सेंटर में वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, बहुत छोटा पॉजिटिवली चार्ज वाली एक जगह है सेंटर में, जिसको इसने नाम दिया न्यूक्लियस। आई समझ? तो दूसरी फाइंडिंग इसने ये की। ठीक है, तीसरा उसने बता दिया कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यार अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बता ही देता हूं मैं, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल का पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम देखा आपने? ठीक है, हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम एटम है। हीलियम के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो पीछे क्या बचेगा? न्यूक्लियस ही तो बचेगा। किसका? हीलियम का। तो हीलियम का न्यूक्लियस ये, ठीक है, इसको बोलते हैं आप अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है इसको माना जाता है अल्फा पार्टिकल। और जब हीलियम का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये अब उसने क्या किया? गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, क्या लिया? गोल्ड फॉइल ली, सोने की पत्ती ली। ठीक है, अब उसने क्या किया? उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, अल्फा पार्टिकल की बौछार कर दी। अल्फा पार्टिकल को उसके अंदर, ठीक है, फेंका, यू कैन से, ये अल्फा पार्टिकल है। आई समझ? ये अब गोल्ड फॉइल किससे बनी है? गोल्ड के एटम से बनी है। तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे पड़ रहे, इट मींस गोल्ड के एटम पे पड़ रहे हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल उसको स्कैटर करेगी, इट मींस गोल्ड के एटम जो है उसके अंदर वो उसको स्कैटर करेंगे। तो मैंने उनमें से एक एटम लिया सिर्फ। ठीक है, ये अब एक एटम ने कैसे बिहेव किया वही पता लगेगा आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल, इट मींस
क्या है ये? हीलियम का न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंके गए तो उसने तीन चीजें ऑब्जर्व की। फर्स्ट उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है एटम के अंदर वो सीधे निकल गए, मतलब वो उन्होंने अपना पाथ चेंज नहीं किया। फर्स्ट चीज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में निकल गए, अनडेविएटेड, अपने पाथ को उन्होंने चेंज ही नहीं किया, वो सीधे ही निकल गए। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट पाथ में एटम के अंदर से निकल गए। ठीक है, दूसरा देखा कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के नजदीक से गए उन्होंने अपना पाथ डेविएट किया, इट मींस वो डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के आसपास में से जा रहे हैं वो डेविएट हो गए, चले गए, वो डेविएट हुए ना, अपना पाथ जो वो चेंज किया। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि 12,000 या 1200 में से एक अल्फा पार्टिकल जो एटम के बिल्कुल सेंटर से जा रहा था उसी पाथ से वो वापस आ गया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन जो थी वो थी रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से सीधे निकल गए। ठीक है, दूसरा, कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के क्लोज से जा रहे हैं, बिल्कुल सेंटर नहीं, सेंटर के आसपास से जा रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो गए, उन्होंने अपना पाथ जो वो डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, और बहुत कम, अब देखो एटम तो बहुत ज्यादा थे तो एटम के सेंटर भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल एटम के सेंटर से जा रहा था वो उसी पाथ से वापस आ गया। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने तीन कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला उसका? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या थे? एटम के अंदर से सीधे निकल गए। तो इट मींस ये एटम है, अब इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल का सीधे निकल जाना, इट मींस उसके रास्ते में कुछ नहीं आया। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल के रास्ते में अगर कुछ नहीं आया तो इट मींस वो जगह खाली थी। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अगर अनडिफ्लेक्टेड निकल गए इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी। तो ये ऑब्जर्वेशन की उसने अपने फर्स्ट कंक्लूजन से कि ज्यादातर जगह जो है वो एटम के अंदर कैसी है? खाली है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक रूम है, अब एक रूम अगर खाली है तो मैं उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक सीधे जा सकता हूं। ठीक है, लेकिन वही दूसरा रूम है जहां पे बहुत ज्यादा टेबल डेस्क या चेयर्स लगी हुई है, तो वहां से मैं एक दीवार से दूसरी दीवार तक सीधे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे रास्ते में क्या आ जाएगा? डेस्क टेबल आ जाएंगे। ठीक है, तो यही यहां पे कंसेप्ट लगाओ कि अल्फा पार्टिकल एटम में से सीधे निकल गए, इट मींस उनके रास्ते में कुछ नहीं मिला उनको टकराने के लिए। ठीक है, तो इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वाज एम्प्टी। लगा पता? पहली ऑब्जर्वेशन से पहला कंक्लूजन कि एटम के अंदर ज्यादातर भाग जो है वो खाली है। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो क्या थी? दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के पास से जा रहे हैं वो अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला? देखो, अब हमें पता था अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कोई चीज धक्का दे रही है, ठीक है, इस साइड और इस साइड,
तो इट मींस पॉजिटिव को कौन रिपेल करता है, कौन धक्का देता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा कंक्लूजन उसने यहां से निकाला कि जो सेंटर के आसपास में से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इट मींस सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको धकेल रहा है यहां से। तो दूसरी कंक्लूजन से दूसरी ऑब्जर्वेशन ये निकली कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, पॉजिटिव चार्ज वाली जगह है एटम के सेंटर में, ठीक है। लगा पता दूसरे ऑब्जर्वेशन से दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, वही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अब तीसरी ऑब्जर्वेशन से उसने देखा कि एक अल्फा पार्टिकल जो एटम के बिल्कुल सेंटर से जा रहा है वो उसी पाथ से वापस आ गया। तो इससे सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल आया ना, बाकी तो नहीं आए। तो इट मींस पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के सेंटर में दैट इज वेरी स्मॉल, तभी तो सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस आया है। एग्जांपल दूं, इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल है। जब ये ऐसे आएगा तो यही टकरा के वापस जाएगा ना, इसके ऊपर वाला अल्फा पार्टिकल तो ऐसे निकल जाएगा, नीचे वाला भी ऐसे निकल जाएगा, तो सिर्फ एक ही टकराएगा। क्यों? और क्योंकि भाई एक न्यूक्लियस के रास्ते में कई न्यूक्लियस आएंगे तो वो एक ही न्यूक्लियस से टकराएगा। आई समझ? तो तीसरी ऑब्जर्वेशन जो थी कि सिर्फ 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ में जाता है उसी पाथ में वापस आ जाता है। इट मींस न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, या एटम के अंदर जो पॉजिटिव जगह है वो बहुत ही छोटी है, तभी तो एक ही अल्फा पार्टिकल वहां से टकरा के वापस आया। समझाई बात कि नहीं? ठीक है। ये तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई समझ? अब पॉजिटिव पॉजिटिव बात चली है तो क्या हुआ, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की 1917 में। उसके बाद उसने मॉडल ऑफ एटम दिया, उसने दिया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये अब उसके मॉडल ऑफ एटम में क्या था, उसने बोला कि एटम जो है वो ज्यादातर स्पेस उसमें खाली है, ठीक है। ये फिर एटम के सेंटर में एक बहुत छोटी साइज की पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। ये अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो उसने जो प्रोटॉन डिस्कवर किए हैं उसने बोला कि प्रोटॉन जो है वो क्या है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो लगा पता न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसी वजह से न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रॉन का क्या बोला, तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है जो जे थॉमसन ने डिस्कवर किए हैं वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कल में घूमते हैं, न्यूक्लियस के बाहर सर्कल में घूमते हैं या सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तो ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पाया जाता है या प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम तक आपको लग गया पता क्या कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ये। लेकिन ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये फिर से क्या हुआ, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके मॉडल को देखो, क्या बोला था इसने कि एटम के सेंटर में एक बहुत छोटी पॉजिटिव चार्ज वाली रीजन मतलब जगह होती है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं जिसपे पॉजिटिव
चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का था पता नहीं अभी। ठीक है, ये उसके बाद उसने बोला कि जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन खोजे है वो न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। आई समझ? ठीक है, ये लेकिन अब देखो सेंटर पे है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर बाहर घूम रहा है तो न्यूक्लियस उसको खींचेगा नहीं अपनी साइड, तो वो घूमते घूमते कहां पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो मॉडल है ये तो अनस्टेबल निकला, लेकिन ये बता किसको रहा है, एटम को, जो क्या है, स्टेबल। तो इट मींस ये मॉडल ऑफ एटम भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट इज वाई ये मॉडल ऑफ एटम भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में आपको एक नया पार्टिकल मिल गया है, सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का देख लेते हैं हम। प्रोटॉन को कैसे डिफाइन करोगे, ये भी क्या है, सब एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर मिला है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरा इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा ये कहां पे पाया जाता है, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, चौथा इस पे कितना चार्ज है, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लगा पता कुछ? इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव चार्ज था तो यहां पे माइनस था। ठीक है, ये मत प्लस कर देना कि प्रोटॉन पे चार्ज है तो ये प्लस होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज है, बहुत कम चार्ज है तभी माइनस में है। और यहां पे प्लस क्यों आया, नेचर ऑफ द चार्ज, ये वाला साइन बता रहा है आपको नेचर ऑफ अ चार्ज। तो प्रोटॉन पे कैसा नेचर है चार्ज का, पॉजिटिव, तो तभी ये पॉजिटिव आया। आई समझ? अब क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन तो वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखनी ये वैल्यू सभी। ठीक है, ये तो मास इतना होता है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की डेफिनेशन, ये एक सब एटॉमिक या फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इस पे इतना चार्ज होता है, इतना, ऐसा नहीं, इतना चार्ज होता है और इसका मास जो है वो इतना होता है। आई समझ? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? ठीक है, ये तो ये हो गया प्रोटॉन। अब चलो न्यूट्रॉन का भी कर ही देते हैं, लगा होगा तो। अब रदरफोर्ड के बाद नील बोहर जो था उसने, नील बोहर ने मॉडल ऑफ एटम दिया था, मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये अब नील बोहर ने मॉडल ऑफ एटम, जो आपकी जो बुक है ना फिजिक्स या केमिस्ट्री +2 लेवल तक, वो लगभग इसी मॉडल पे है। हालांकि ये मॉडल भी, इसमें भी कमियां हैं, लेकिन आप +1-2 के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसी मॉडल को रेफरेंस में आपकी साइंस जो है वो चली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वेव मैकेनिकल मॉडल आएगा वो हाई लेवल का है। ठीक है, तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी मॉडल ऑफ एटम पे चलती है। आई समझ? ठीक है, ये क्यों, क्योंकि इस मॉडल के बाद जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं वेव माना जाता है। तो वो हाई कंसेप्ट है, वो मैंने बताया हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में। तो नील बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। ये तो रदरफोर्ड ने बोला, सही बात है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन, जो रदरफोर्ड ने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, इसको इस चीज ने मॉडिफाई किया। इसने बोला कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है,
जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो बहुत छोटी जगह है एटम के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज इसने बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, सर्कल में भी घूमते हैं, ये भी सही बोला, लेकिन एक वर्ड यूज किया उसने, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। वही सर्कुलर पाथ जो रदरफोर्ड ने बोला था वो सिर्फ सर्कुलर पाथ नहीं था, वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ था, ये मॉडिफाई किया उसने। ठीक है, अब फिक्स्ड में क्यों घूमते वो बात की बात है। नील बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। सर्कुलर पाथ में तो रदरफोर्ड ने बताया था, इसने मॉडिफाई किया कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और ये है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, तो इसको नाम दिया उसने ऑर्बिट। तो लगा पता ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, ये फिर उसने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में है, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट में ही रहेगा, न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाएगा या अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में नहीं जाएगा। कब तक, जब तक वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है वो अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। कब जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज करो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इस ऑर्बिट में, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहना था। अब क्योंकि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो जब इसके पास एनर्जी आ गई है तो वो जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिट को। एनर्जी एब्जॉर्ब की इसने तो कहां चला गया, ये अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में। ठीक है, लेकिन यहां पे ये कुछ टाइम तक रहेगा और जब ये नीचे आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में तो एनर्जी को एमिट करेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तभी जाएगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर ऑर्बिट में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जब एमिट करेगा तो लो ऑर्बिट में आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा जहां पे एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये था नील बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब ये लगभग आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री इसी मॉडल ऑफ एटम पे आधारित है। ठीक है जी। अच्छा, न्यूट्रॉन का मेंशन नहीं हुआ, और भाई न्यूट्रॉन अभी तक पता नहीं है, नील बोहर के मॉडल ऑफ एटम में भी पता नहीं था कि यहां पे न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। वो कैसे हुआ, देखो अब एटम तो हमारे पास एलिमेंट है, तो एटम तो डिस्कवर हो ही चुके थे। जब एटम डिस्कवर हो चुके हैं तो एटम का न्यूक्लियस जो है उसका मास हमने देखा। एक और चीज, लगभग 95% मास जो होता है ना एटम का, वो उसके न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, 95% जो मास है एटम का, 95% मास वो एटम का कहां पे है, उसके न्यूक्लियस में ही है। ठीक है, अब हुआ क्या कि सपोज करो जैसे बोरॉन के न्यूक्लियस की बात करता हूं। ठीक है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। इट मींस बोरॉन के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 5 प्रोटॉन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए था, 5 प्रोटॉन के मास के इक्वल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अभी प्रोटॉन ही है, यही मान के चले हम। तो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, जितना इसके अंदर प्रोटॉन्स है उसके मास के इक्वल। तो बोरॉन का जो न्यूक्लियस का मास है वो कितना होना चाहिए था, 5 प्रोटॉन के मास के इक्वल। लेकिन जब इसको मेजर किया गया तो इसका मास लगभग 10 प्रोटॉन के इक्वल आया।
लगभग 10 प्रोटॉन के इक्वल आया या उससे ज्यादा आया। तो इट मींस यहां पे उनको लगा कि अगर इसके अंदर 5 प्रोटॉन ही होते तो इस न्यूक्लियस का मास कितना आना चाहिए था, 5 प्रोटॉन के मास के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इसका मास तो इससे ज्यादा आ रहा है, लगभग डबल आ रहा है। तो इट मींस न्यूक्लियस के अंदर कोई और चीज भी पाई जाती है प्रोटॉन के अलावा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का मास ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये फिर दूसरी बात आई कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, तो जितना चार्ज 5 प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर है। अब इट मींस मास ज्यादा आ रहा है, चार्ज सेम आ रहा है। इट मींस कि न्यूक्लियस के अंदर जो कोई और चीज पाई जाती है उसका मास नहीं होगा। अगर मास उसका होता तो न्यूक्लियस पे जो मास चार्ज होता, क्या बोल रहा हूं सॉरी, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, जितना प्रोटॉन का चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर उतना। अगर 5 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, 5 प्रोटॉन का चार्ज मिलके कितना चार्ज बनेगा, उतना चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, ये लेकिन मास ज्यादा आ रहा है। तो इट मींस यहां से कंक्लूजन निकला जो जेम्स चैडविक था, जेम्स चैडविक, उसने न्यूट्रॉन की खोज की, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। उसने बोला कि न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर, एटम में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिस पे चार्ज 0 है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन। ठीक है, ये n से नो चार्ज। ठीक है, और इसका जो मास है वो लगभग मास किसके इक्वल, 1675 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg, लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल मास है इसका। आई समझ। नील बोहर के मॉडल ऑफ एटम के टाइम में न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन को ही माना जाता था। ठीक है, न्यूट्रॉन का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर इसमें 5 प्रोटॉन है तो इसका मास 5 प्रोटॉन के बराबर ही होना चाहिए न्यूक्लियस का मास, लेकिन वो तो ज्यादा आ रहा है। तो वहीं से उनको लगा कि इसके अंदर पक्का कोई और एलिमेंट्री पार्टिकल भी पाया जाता है जिसपे चार्ज 0 है। चार्ज 0 क्यों है, क्योंकि 5 प्रोटॉन का चार्ज ही है न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो मींस कोई ऐसी चीज है जिसपे चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास है, तो वो न्यूट्रॉन खोजा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन का पता लगा था। ठीक है, ये तो आज के मॉडल ऑफ एटम में, जिस नील बोहर के मॉडल ऑफ एटम में देखें हम तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये न्यूक्लियस है आपके पास सेंटर में, न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है जिसको आप क्या बोलोगे, ऑर्बिट बोलोगे। ऑर्बिट में क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आई समझ। तो ये प्रेजेंट इस मॉडल के बेस पे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो चलने वाली है। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूमते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में है तब तक वो ना एनर्जी लेगा ना देगा। ठीक है, अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, और जब वो एनर्जी लेगा, एब्जॉर्व करेगा, तो ऊपर चला जाएगा हायर ऑर्बिट में, और जब एब्जॉर्व एमिट करेगा तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये मॉडल ऑफ एटम जो है वो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया आज के लिए, कि आगे चलें।
2-3 लेक्चर होंगे बेसिक्स में। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज 1836 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन। राजधानी ज्यादा मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास कितना गुना ज्यादा है? 1836 टाइम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कितना कम है? 1836 टाइम कम है। तो ये याद रखना है किसका मास ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, तो लगा पता। अब एटम में जो खाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। दैट इज वाई most of the mass of atom is concentrated on its nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मास वाले पार्टिकल है। ठीक है, तो तभी न्यूक्लियस जो होता है वो मैसिव होता है एज कंपेयर टू टोटल मास जो होता है एटम का, वो कहां पे कंसंट्रेट होता है? उसके न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में मैसिव पार्टिकल है, जिनका मास इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। आई समझ? ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, तो 1 आवर हो गया लगभग। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो वो बेसिक्स लेके जाएंगे। 2 या 3 लेक्चर जो होंगे वो बेसिक्स के लूंगा मैं, उसके बाद वापस जो है बुक पे और चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने समय तक आप मेरे साथ बने रहे। और फिर से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर वीडियो लेक्चर समझ आता है तो लाइक करें, और बहुत अच्छे से समझ आता है तो अपने दोस्तों में और जो दूसरे नीट एस्पिरेंट है उसमें शेयर करें। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस चैनल को, इन लेक्चर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस फ्री इनिशिएटिव का फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।